हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे कोलिजन, है ना। कोलिजन किस में? 2 डायमेंशन में। 1 डायमेंशन की कोलिजन हमारी कंप्लीट हो गई थी। 1 डायमेंशन कोलिजन हमने इलास्टिक पे देख लिया और इनइलास्टिक पे देख लिया, ठीक है। 2D कोलिजन का आपके सिर्फ इंट्रोडक्शन है, जनरली वो उसका ऐसे क्लासिफिकेशन नहीं है इलास्टिक और इनइलास्टिक में। तो हम इसको देख चुके हैं। वैसे तो थोड़ा बहुत हम स्टार्ट कर चुके थे पिछले वीडियो में ही, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। देखो, m1 पार्टिकल था, पहला पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी कितनी है u1, मतलब यही केवल इकलौता मूव कर रहा है। दूसरा पार्टिकल है m2, ठीक है, उसका मास इससे अलग है लेकिन वो स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? ये तो बिफोर कोलिजन कंडीशन है। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ कि दोनों पार्टिकल्स इस तरीके से टकराए कि एक पार्टिकल तो उसने एक्स एक्सिस के साथ θ1 एंगल बनाते हुए इस डायरेक्शन में चला गया और दूसरा इस डायरेक्शन में चला गया। तो पहले 1 डायमेंशन कोलिजन में तो एक लाइन में ही कोलिजन हो रही थी, टकराने के बाद वो एक लाइन में ही जा रहे थे। अब वो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, चाहे रुक रहे हो, चाहे दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन अब की बार क्या हो गया? अलग अलग डायरेक्शन में तो जा रहे हैं पर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाते हुए जा रहे हैं। समझ में आ रही है? जैसे एक्स एक्सिस के साथ ये θ1 एंगल बनाते हुए जा रहा है और ये θ2 एंगल, तो ये प्लेन में हो गया, ठीक है। अब की बार मुझे वाई एक्सिस का भी मेरे को लेकर चलना पड़ेगा। समझ में आ गई? क्योंकि देखो ना, पार्टिकल अगर ऐसे ही जा रहा होता, ठीक है, तो एक बात थी, ठीक है, लेकिन अब एक ही लाइन में नहीं जा रहा पार्टिकल, अब ऐसे मुड़ भी गया है, ठीक है। तो अब पार्टिकल की मोशन कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। देखो ना, बीच में है, एक प्लेन में है, पेपर पे है, ठीक है। पेपर कैसा है? 2 डायमेंशन होता है, ठीक है। तो 2 डायमेंशन में, समझ में आ गई? क्योंकि ये एंगल बनाते हुए जा रहा है, एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाते हुए जा रहा है। समझ में आ गई? तो ऐसी जो कोलिजन होगी वो कौन सी कहलाएगी? 2 डायमेंशन कोलिजन, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड 2 डायमेंशन कोलिजन। ये मैं आपको यहाँ तक का बता चुकी थी। समझ में आ गई बात आपको? तो हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके थे। अब देखो, आप ये मान करके चलो कि ये कोलिजन कैसी हो रही है? इलास्टिक, ठीक है। अगर ये कोलिजन इलास्टिकली हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें मोमेंटम भी कंजर्व करेगा और एनर्जी भी कंजर्व करेगी, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, इफ पार्टिकल्स आर colliding in 2D elastically, then momentum as well as kinetic energy is conserved, ठीक है। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना, एनर्जी जो है वो वेक्टर नहीं होती, स्केलर होती है, जबकि मोमेंटम जो है वो वेक्टर होता है। तो उसका डायरेक्शन पर फर्क पड़ेगा। समझ में आ गई? तो मोमेंटम पर तो डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब की बार एक ही डायरेक्शन में ना जा करके बीच में जा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा मोमेंटम के लिए। लेकिन एनर्जी एक स्केलर यानी कि अदिश राशि होती है, उसकी दिशा से कोई लेना देना नहीं होता। अब पार्टिकल कहीं भी जाए उसको मतलब नहीं है, उसके लिए तो क्या होगा? एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम में भी कंजर्व रहेगी, लेकिन हमें एक्स एक्सिस के मोमेंटम कंजर्वेशन अलग से निकालना पड़ेगा और वाई का अलग से निकालना पड़ेगा। लेकिन इस एनर्जी पर डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो वैसे ही रहेगी जैसे हमने पहले ली थी। समझ में आ गई? अब देखो कैसे होगी। हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो m1 है, ठीक है, मोमेंटम कितना होगा? मोमेंटम इस डायरेक्शन में कितना है? m1v1 ही तो है। अगर मैं दोनों को मिला दूं तो मोमेंटम कितना है? m1v1 है। और इस डायरेक्शन में मोमेंटम कितना है? m2v2 है। मतलब इसको मैं ऐसे P2 लिख रही हूँ आपके लिए, क्योंकि मोमेंटम को P1 P2 से शो करते हैं स्मॉल में। तो ये P1 हो गया, m1v1 इस डायरेक्शन मोमेंटम, और इस डायरेक्शन में भी मोमेंटम है। तो हम ऐसे सिंपली तो ऐसे नहीं लिख सकते m1v1 प्लस m2v2 बराबर हो जाएगा m1u1 के, क्योंकि ये एक एंगल बनाते हुए जा रहे हैं। तो आप कंपोनेंट में कैसे ब्रेक करोगे? मैंने आपसे कहा था पढ़ के आना रेजोल्यूशन थोड़ा बहुत, ठीक है। मैंने ब्रेक करना बताया था। मैंने कैसे बताया था आपको? थोड़ा सा याद दिला देती हूँ कि अगर ये कोई ए वेक्टर है और वो इस एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है आपका, है ना। ये एक्स एक्सिस के साथ ये ए वेक्टर कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो मैंने आपसे कहा था कि जो एक्स एक्सिस में इसका कंपोनेंट होगा ना, उसको ए एक्स से शो करेंगे, और वो कितना होगा? वो होगा ए कॉस थीटा। एक्स एक्सिस में जिसके साथ एंगल बना रहा है उसके साथ हमेशा कॉस आएगा, और जो दूसरा वाला है उसके साथ कितना आएगा? साइन आ जाएगा। यानी कि इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट हो जाएगा? ए साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट हो जाएगा? ए कॉस थीटा। समझ में आ रही है बात? तो एक वेक्टर अगर एक एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो उसका जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है उसके साथ तो लगेगा कॉस, और जो दूसरा वाला है जिसके साथ थीटा नहीं बना रहा उसके साथ लगेगा साइन। 2D रिजोल्यूशन हमने 3 में 2 पढ़े थे, 2D और 3D रिजोल्यूशन, लेकिन यहाँ पे हम 2D कोलिजन पढ़ रहे हैं तो रिजोल्यूशन में 2D वाला ही काम आएगा।
समझ में आ गई। तो एक वेक्टर के दो कंपोनेंट आएंगे। सेम ऐसे ही अब ये जो मोमेंटम है वो भी तो वेक्टर क्वांटिटी ही है। तो अब ये जो P1 है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, θ1। और ये जो P2 है ये एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, θ2। तो पहले क्या करते हैं, P1 को ब्रेक कर लेते हैं दो कॉम्पोनेंट में, फिर हम P2 को ब्रेक कर लेंगे दो कॉम्पोनेंट्स में। ठीक है, ठीक है। तो पहले P1 को ब्रेक कर लेते हैं। देखो P1 का, या फिर P1 मतलब M1V1, ठीक है। तो M1V1 का इसकी डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट होगा, बता सकते हो कितना होगा, M1V1 cos θ1, क्योंकि मैंने कहा था जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ कॉस लगता है। तो ये जो θ1 एंगल है ये इसके साथ कितना बना रहा है, θ1 एंगल, इसलिए मैंने cos θ1 लिख दिया। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। फिर इस M1V1 का इस डायरेक्शन में कितना होगा, मैंने कहा था कि जिस डायरेक्शन में एंगल नहीं बना रहा हो तो उसके साथ साइन लगाते हैं। तो कितना हो जाएगा, M1V1 sin θ1। सही बात है, ठीक है। तो P1 का मैंने दोनों डायरेक्शन में ब्रेक कर लिया। अभी आप इसको भूल जाओ, नीचे वाले को भूल जाओ, अभी सिर्फ ऊपर वाले को याद रखो आप। समझ में आ गई। तो इस डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट हो गया, इसके लिए M1V1 cos θ1 और इधर M1V1 sin θ1। समझ में आ गई। फिर आपको क्या करना है, सुनो, अब इसको भूल जाओ, इस वाले को, ऊपर वाले को भूल जाओ। अब कौन सा याद रखो, नीचे वाला, ठीक है। अब देखो इस M2V2 का एक्स डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट होगा, ज़रा बताओ तो कितना होगा, M2V2 cos θ2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हमारी एक्स एक्सिस है इधर। समझ में आ गई। कितना हो गया, M2V2 cos, क्योंकि एंगल कितना बना रहा है, θ2। एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है कौन, M2V2 एक्स एक्सिस के साथ θ2 बना रहा है तो कॉस लगा दिया। नीचे वाले आ जाओ, अब नीचे ही तो आएगा इसका, ऊपर थोड़ी जाएगा, नीचे ही तो आएगा इसका, ठीक है। आपको तो बस ये देखना है कि बीच में होना चाहिए, ये और ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर होने चाहिए। समझ में आ गई। यहाँ पर भी तो 90 डिग्री पर ही है, ठीक है। अब देखो ये M2V2 का विदाउट थीटा जिसके साथ नहीं बना रहा उसके साथ कितना होगा, M2V2 sin θ2। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और कोई दिक्कत है भी नहीं, क्योंकि देखो सिंपली बस आपको M1V1 का एंगल देखना है, जिसके साथ θ1 है उसके साथ कॉस लगाना है, जिसके साथ नहीं है उसके साथ साइन लगाना है। बिल्कुल वैसे ही M2V2 का जिसके साथ θ2 एंगल है उसके साथ कॉस लगाना है, जिसके साथ नहीं है उसके साथ साइन लगाना है, बस इतनी सी बात है। अब आपको दिख रहा होगा एक्स एक्सिस में दो कंपोनेंट है, एक तो है M1V1 cos θ1 और एक है M2V2 cos θ2। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो एक्स डायरेक्शन में टोटल मोमेंटम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फिर क्या होगा, वाई डायरेक्शन में देखो, अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे, ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो वाई डायरेक्शन का टोटल मोमेंटम आ जाएगा। तो हमें कंजर्वेशन लेकर के चलना पड़ेगा दोनों डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। समझ में आ गई, ठीक है। तो हम ये वाली बात को लिख देते हैं, सिंस मोमेंटम is a vector quantity, therefore we will see the momentum conservation in x direction and y direction सेपरेटली। दोनों डायरेक्शन में अलग अलग कंजर्वेशन देखेंगे। समझ में आ गई। तो सबसे पहले देख लेते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में कंजर्वेशन देखो, एक्स डायरेक्शन में टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो आप मेरे को बता सकते हो कि बिफोर कोलिजन एक्स डायरेक्शन में कितना मोमेंटम है, एक्स डायरेक्शन यही तो है, कितना मोमेंटम है, M1U1, ठीक है, प्लस 0, क्योंकि इसका तो वेलोसिटी 0 है। तो क्या लिखोगे आप ऐसे तो लिखोगे M1U1, ये तो बिफोर कोलिजन है। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, टक्कर से पहले, बिफोर कोलिजन किसके बराबर होना चाहिए, आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन एक्स डायरेक्शन में कितना है, M1U1 ही तो है, इसका तो है नहीं, ठीक है। तो कितना हो गया, M1U1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू, इस डायरेक्शन में ही चलो, कितना है, दोनों जुड़ जाएंगे ये, ठीक, यानी कि कितना, M1V1 cos θ1 प्लस M2V2 cos θ2। मतलब जो cos वाले हैं वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए ऐड हो जाएंगे, पहली बात, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब ये तो हो गया मोमेंटम कंजर्वेशन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अब किस में देखेंगे,
मोमेंटम कंजर्वेशन इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में अब देखो बिफोर कोलिजन देखेंगे फिर हम, ठीक है। तो बिफोर कोलिजन क्या एक्स वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम है क्या? पार्टिकल मेरा ऐसे ही मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, क्या वाई डायरेक्शन में पार्टिकल कहीं मूव कर रहा है क्या? बिफोर कोलिजन नहीं मूव कर रहा, तो बिफोर कोलिजन कोई मोमेंटम है ही नहीं। तो हम क्या लिखेंगे? बिफोर कोलिजन जीरो। आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन देखो, आफ्टर कोलिजन एक दूसरे के अपोजिट है तो घट जाएंगे भाई, तो हमारे पास जो आ जाएगा आफ्टर कोलिजन मोमेंटम, तो m1v1 साइन थीटा 1 माइनस m2v2 साइन थीटा 2। सही बात है, दोनों को क्या कर दो? माइनस कर दो। m1v1 साइन थीटा 1 माइनस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे सेम थे इसलिए ऐड कर दिए थे। समझ में आ गई? बस हो गया अपना काम, दैट्स इट। अगर आपको रिजोल्यूशन समझ में आ रहा है और आ ही गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके साथ थीटा 1 बना रही है उसके साथ कॉस, दूसरे के साथ साइन। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके साथ एंगल बना रही है उसके साथ कॉस, दूसरे के साथ साइन। तो जिस डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में है वो ऐड हो जाएंगे, जो अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, दैट्स इट। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया मोमेंटम कंजर्वेशन। नाउ एनर्जी कंजर्वेशन। नाउ एनर्जी, एनर्जी में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एनर्जी जो है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, तो उसका ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके कंपोनेंट्स ब्रेक नहीं होंगे। ब्रेक होते कंपोनेंट्स सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी के। तो आपको याद होगा वहाँ पे मैंने लिखवाया है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन 2D, ऐसे लिखवाया है मैंने। तो वेक्टर्स का ही रिजोल्यूशन हो सकता है, उसी के कंपोनेंट्स ब्रेक हो सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। जो वेक्टर है ही नहीं, जो स्केलर है, उसके क्या अलग अलग डायरेक्शन में कंपोनेंट्स ब्रेक करोगे? समझ में आ गई बात? ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगा? बिफोर कोलिजन टोटल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन कितनी होगी? हाफ m1u1 स्क्वायर, इसकी तो है ही नहीं, है ना, तो प्लस ऐसे करके जीरो लिख दो, इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन कितनी होगी? आफ्टर कोलिजन होगी हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। आप लिख देना यहाँ पे, सिंस एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो हर चीज़ एक दूसरे से लिंक होती है। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर समझ में नहीं आया तो आपको थर्ड फोर्थ या आगे के चैप्टर में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि वो सारे फैक्ट्स हम आगे यूज़ करते हैं। तो सारी चीज़ें हाथ के हाथ क्लियर करते चलो, ये मत सोचो कि कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो काम चला लेंगे, ऐसे नहीं होता भाई। समझ में आ गई बात? तो हर चीज़ समझ में आएगी तो ही आगे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फिर मैं आगे फैक्ट्स डायरेक्ट यूज़ करती हूँ। जैसे यहाँ पे सीधा रिजोल्यूशन हमने काम ले लिया, क्योंकि हमने रिजोल्यूशन पहले पढ़ रखा है। समझ में आ गई बात? तो हर चीज़ लिंक होती है। अगर आपको अगर तभी तो नंबर वाइज चैप्टर दिए होते हैं, वरना क्या फ़ायदा? ठीक है, समझ में आ गई? कोई चैप्टर बीच में से टीचर तभी उठाता है जब उसका लेना देना बाकी के चैप्टर से नहीं होता। ठीक है, बाकी कोशिश यही करते हैं हम लोग कि हम क्रम से चलें, इसीलिए चलते हैं क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो हाफ m1u1 स्क्वायर बिफोर कोलिजन एनर्जी हो गई, इस दूसरे की जीरो है। फिर ये हो गई आफ्टर कोलिजन दोनों पार्टिकल्स की एनर्जी। और क्यों है ऐसा? क्योंकि इसमें हमने ब्रेक इसलिए नहीं किया क्योंकि एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गई बात आपको? इतना ही है बस आपके 2D कोलिजन में, आपके पास इतना ही है। आपको ऐसे रिजोल्यूशन करना आना चाहिए, ब्रेक करना आना चाहिए, इतना ही है आपका 2D कोलिजन में। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। क्वेश्चन है, सॉल्यूशन तो छोटा है, क्वेश्चन बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन है, एन एलिवेटर कैन कैरी अ मैक्सिमम लोड। एलिवेटर क्या होता है? जैसे लिफ्ट वगैरह एलिवेटर होते हैं ना, जो लगे हो, आपने देखे होंगे मॉल्स वगैरह में। ठीक है, तो एक लिफ्ट समझ लो। ठीक है, एक एलिवेटर है, वो क्या कर रहा है? मैक्सिमम लोड लेकर जा रहा है, कितने का? 1800 kg। 1800 kg कैसे हुआ? एलिवेटर का खुद का वजन, एलिवेटर जो मशीन लगी हुई है उसकी खुद की, प्लस पैसेंजर उसमें जो भी बैठा हुआ है। ठीक है, इज मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। कितने मीटर पर सेकंड से चल रहा है? 2 मीटर। इसकी स्पीड दे रखी है। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 4000 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स मतलब मशीन है तो किसी ना किसी चीज़ के टच में होकर तो चलेगी ना, उसके लिए एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म है। तो उसमें जो उसका फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, जो उसको अपोजिट डायरेक्शन में लेकर के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, क्योंकि हर चीज़ जहाँ कॉन्टैक्ट होता है वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो एलिवेटर में भी जो उसकी मैकेनिज्म है वहाँ पर कहीं ना कहीं फ्रिक्शनल फोर्स है, और वो कितना है? 4000 न्यूटन का। अब वो इतना लगा रही है, तो हमें उसके अपोजिट चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा हमें उसके लिए? हमें करना पड़ेगा उसके लिए मोटर चाहिए,
है ना। अब जैसे पानी हमें नीचे से ऊपर चढ़ाना होता है तो हमें मोटर की ज़रूरत पड़ती है, सेम वैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स के अपोजिट अगर हमें चलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोटर लगानी पड़ेगी, मोटर फोर्स लगाएगी उसके अपोजिट। तो डिटरमाइन द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर ऑफ द एलिवेटर इन वॉट एज वेल एज इन हॉर्स पावर। तो वॉट में भी निकालना है, हॉर्स पावर में भी निकालना है, आपको हॉर्स पावर को वॉट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करना। मैं हिंट दे देती हूँ कि जब लिफ्ट या एलिवेटर नीचे से ऊपर जाता है ना तो फोर्स बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपका पता है जो फोर्स होगा इसमें, जो आपका नेट फोर्स होगा ना F, वो इस mg प्लस ये इसका फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख दो, फ्रिक्शनल फोर्स F स्मॉल f में लिख दो। ठीक है, m तो इसका मास है 1800 इंटू आपको क्या करना है, g कितना होता है 10 ले लेना है यहाँ पे, प्लस f कितना दे रखा है 4000, इसको ऐड करना, आपके पास फोर्स आ जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए पावर कैसे निकालते हैं, फोर्स आपको दे रखा होती है तो पावर कैसे निकालते हो। ठीक है, समझ में आ गई, पता होनी चाहिए आपको ये वाली बात। फिर पावर को आपको वॉट में निकालना है, फिर वॉट को कन्वर्ट करना है हॉर्स पावर में। तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी आपका, और कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।